हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हो। आज का यह क्लास जब आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर इंडियन पॉलिटी महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसका क्लास ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो बुक का आपने थंबनेल देख लिया है उसका क्लास इंडियन पॉलिटी का ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, इसका और भी क्लास देखना हो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपको ध्यान होगा लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को अच्छे से देख लिया था। काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक का संपूर्ण निचोड़ जो है वह दिया गया था। लास्ट वाले पॉइंट में अगर आपको ध्यान हो तो कोई भी व्यक्ति हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वह भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 124 के 7 में कही गई है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस क्लास में राज्यपाल यानी कि गवर्नर को देखने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं देखिए। अगर आपको पहले से इस टॉपिक पे पकड़ बना हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप क्या करेंगे 1 से 2 बार क्लास को रिपीट करके देखिएगा। 6 क्लास से लेकर के 12 तक के संपूर्ण निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है, मतलब कहाँ से यह पद लिया गया है। आपको यहाँ पर कनाडा ध्यान रखना होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है कहाँ से आया है, कनाडा से आया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य को। ध्यान दें, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद जो है रिक्त माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। समझिए, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय ध्यान रखना होगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो यह ना राज्य के संचित निधि से लिया जाता है। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता होता है ना, ये राज्य का जो संचित निधि होता है यहीं से लिया जाता है, ध्यान रख लेंगे। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यह अनुच्छेद 201 के तहत। समझेंगे, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत। अभी राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। यहाँ पर ध्यान दें, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 आया था, इसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है, यह ध्यान रख लेंगे, मतलब फिर से उनको नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी वही करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। विश्वविद्यालय के उप कुलपति जिसे आप वाइस चांसलर कहते हो, इसकी नियुक्ति करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ पे राज्यपाल ही करते हैं, ध्यान दें।
राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम सरोजिनी नायडू है, ध्यान रखें। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा, और यह 104वां संविधान संशोधन था, इसे भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है समझते हैं अब। अगर आपको ध्यान हो, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, कौन कौन सा राष्ट्रपति है, सांसद है, किसके तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत क्या क्या उनको प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के राज्यपाल होंगे। 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना होता है। 160 में दिया हुआ है कि आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल का क्या कार्य होगा। 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है राज्यपाल के पास है। किसके तहत? 161 के तहत। 163 में है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना होता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति होगी। 201 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना होगा, जो अभी आपने देखा भी था, ध्यान है ना। देखिए यहाँ पे राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 201 के तहत। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 233 के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दी गई है। यहाँ पर देखिए, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। अब यहाँ पर राज्य विधानमंडल को देख लेते हैं। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद होता है। राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग भी कहते हो। राज्य में उच्च सदन यानी कि जो विधान परिषद है उसकी स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 महीने तक। विधान परिषद साधारण विधेयक को मैक्सिमम 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। देखिए 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने का प्रावधान है। 164 के तहत राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति रहेगा। 166 के तहत राज्य सरकार के कार्य का संचालन दिया है। 167 के तहत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169 के तहत है, ध्यान देंगे। राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में की गई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग सही जवाब हो जाएगा। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। किसे? विधान परिषद को, ध्यान देंगे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू है, जिसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो? तो ये गोवा में है। राज्य का विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 25 यानी कि 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है, ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 सही जवाब है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 सही जवाब है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश, आपको पता है। और देखिए, भारत के किसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी थी। 1963 से 1967 तक की ये मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। यहाँ पर समझिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कितने, यहाँ पर देखिए विधानसभा है ना, विधानसभा में कितने से कितने सदस्य होते हैं, एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। जिनको भी इन सारे प्रश्नों पे पकड़ ना हो, आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 175 सदस्य हैं, असम में 126, छत्तीसगढ़ में है 90। फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 90। गुजरात में 182 विधान सभा का सीट है, ठीक है। गुजरात में 182, हिमाचल में है 68, कर्नाटक में है 224, मध्य प्रदेश में है 230, मणिपुर में है 60। गुजरात में 182, हिमाचल में है 68, कर्नाटक में है 224, मध्य प्रदेश में है 230, मणिपुर में है 60, मिजोरम में है कितने? 40। मिजोरम में कितना है? 40 है। उड़ीसा में है 147, राजस्थान में है 200, तमिलनाडु 234, त्रिपुरा में है 60। मिजोरम में कितने? 40, उड़ीसा में 147, राजस्थान 200, तमिलनाडु 234, त्रिपुरा में है 60, उत्तराखंड में है 70। उत्तराखंड में कितने हैं? 70, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90। अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार 243, गोवा में 40, हरियाणा में है 90, झारखंड में है 81, केरल में है 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में भी 60। झारखंड 81, केरल 140, महाराष्ट्र 288, मेघालय 60 और नागालैंड में भी 60 है। पंजाब में है 117, पंजाब में कितने? 117, सिक्किम में है 32, तेलंगाना में है 119, उत्तर प्रदेश में 403 सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में 294। पंजाब में कितने हैं? 117, आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में है 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में है 294, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में कितने कितने सीट हैं, इसे देख लीजिए। दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हाई कोर्ट को देख लेते हैं। आशा है कि क्लास आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यह ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति को देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में ना 3 सदस्य का समिति बनेगा। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा,
उच्च उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात विधि वे तरह से नियम लॉ वगैरह का अच्छे से नियम पता हो वह रहेंगे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। हाईकोर्ट की संख्या है 25 यानी कि 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उसे आप उत्प्रेषण कहेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण सही जवाब है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है, ध्यान रखें। मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद है उसे देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करेगी। 216 जो है ना, उच्च न्यायालय का गठन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएँ दी गई है। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान का लागू होना है। अनुच्छेद फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करेगी। 216 में उच्च न्यायालय का गठन की बात है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएँ की बात है। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान को लागू करना होता है 218 के तहत। 219 को देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण की बात की गई है। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ ग्रहण करेंगे वह बात है। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। 221 के तहत न्यायाधीशों का वेतन भत्ता वगैरह की बात की गई है। किसके तहत? 221 के तहत। 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है। 222 के तहत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होता है ना, 222 के तहत होता है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 224 के ए को देखिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है। 224 के ए में क्या है ना, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है। 225 में क्या है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा। 226 में है कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति दी गई है। कहाँ? 226 में दिया गया। 226 के ए के तहत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त किया जाना दिया हुआ है 226 के ए के तहत ना। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना है। 227 के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति की बात कही गई है। 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण है। 228 ए के तहत राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। 229 के तहत पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय की बात है। 230 के तहत उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा। 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे
उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? कहाँ पर? 231 में की गई है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार में यहाँ पर आज आप सबसे पहले ना कौन सा हाईकोर्ट कब बना था उसे देख लीजिए। कलकत्ता 1862 में, बॉम्बे 1862 में, मद्रास 1862 में। अच्छे से आप इसके बारे में जानते होंगे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास बना है सबसे पहले 1862 में। इसके बाद बनता है कर्नाटक 1884, फिर इलाहाबाद 1866, पटना 1916, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो बना था 1928 में, मध्य प्रदेश 1956, पंजाब और हरियाणा के लिए 1966, गुवाहाटी जो है यह 1948 में बना था। कुछ टाइम पहले तक गुवाहाटी जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट का हाईकोर्ट हुआ करता था। कर्नाटक 1884, इलाहाबाद 1866, पटना 1916, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है 1928, मध्य प्रदेश 1956, पंजाब और हरियाणा 1966, गुवाहाटी 1948 में बना था। ओडिशा भी 1948 में, राजस्थान 1949, केरल 1956, गुजरात 1960, दिल्ली 1966, हिमाचल प्रदेश 1967, सिक्किम बना था 1975 में, ओडिशा बना था 1948 में, राजस्थान हाईकोर्ट 1949, केरल हाईकोर्ट 1956, गुजरात हाईकोर्ट 1960, दिल्ली हाईकोर्ट 1966, हिमाचल प्रदेश 1967, सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ 2000 ईस्वी में बना। उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो झारखंड है एक साथ 2000 में बनता है, ठीक है। इसके अलावे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 2013 में इसका हाईकोर्ट बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का 2019 में बना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 महीने तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ना कब बना? 1866 में बना। उच्च न्यायालय की प्रथम जो महिला न्यायाधीश है वो अन्ना चांडी थी और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ थी। अब केंद्र राज्य संबंध जो है ना इसे देखते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? सही जवाब है तमिलनाडु के द्वारा। संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के क जोड़ी गई थी। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय, राज्य क्रय या विक्रय पर कर के बारे में। 7वां संविधान संशोधन जो फिर 1956 में ही होता है, इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, इसके द्वारा प्रविष्टि 2 के क को जोड़ा गया था। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वां होता है 1982 में। इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जो ख है यह जोड़ा गया। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार कहिए या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर यानी कि टैक्स से है। फिर होता है 88वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का ग को जोड़ा गया। इसका संबंध सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? संसदीय कानून के द्वारा।
अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 249 है ना, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 और 246 के अंतर्गत किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ना, केंद्र और राज्य के जो बीच में शक्ति का विभाजन है ना, वह किस अनुच्छेद में है? 245 और 46 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया साथ ही साथ वसूला जाता है और संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो वह होता है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था मार्च 1983 में। संघीय कर में संघ सूची प्रविष्टि 82 से जो 92A है, समझिए। आयकर, सीमा शुल्क, तंबाकू और अन्य वस्तु पर उत्पाद शुल्क जैसे कि पेय पदार्थ में आता है ना, अफीम, गांजा, मादक, ये सभी को छोड़कर निगम करा जाएगा। व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर होता है। संपदा शुल्क हो जाएगा। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क होगा। फिर आपका 8वां में रेल, समुद्र या वायु मार्ग ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों पर माल भाड़ा पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार से संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर होगा, स्टाम्प शुल्क होगा। समाचार पत्र के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापन पर कर होगा। समाचार पत्र से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर होगा। माल के पारेषण पर कर होगा। सेवाओं पर कर होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। राज्य कर के तहत जो 45 से 63 तक आता है, उसमें इन सब को आप एक बार देख लीजिए। कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 के तहत यह बात कही गई है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पूछेगा कब हुआ था? 18 मई 1990 को हुआ था। देखिए, आयोग और समिति बना था ना, तो केंद्र के का जो राज्य के साथ संबंध था ना, उस पर विचार करने के लिए समय समय पर अलग अलग आयोग और समिति का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है। राजमन्नार समिति बना था, यहाँ पर PV मन्नार साहब अध्यक्ष थे। 1969 में यह बना था। सरकारिया आयोग में रंजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे। 1983 में बना था। प्रशासनिक सुधार का आयोग मोरारजी देसाई के पास था। 1966 में बना था। सीतलवार समिति 1996 में बना। SMC सीतलवार इसके अध्यक्ष रहे थे। पुंछी आयोग में मदन मोहन पुंछी रहे थे अध्यक्ष और 2007 में बना था। अगर आपको यह पहले से याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, क्योंकि अध्यक्ष और जो आयोग समिति है ना, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? यहाँ पर वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में कहा गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है।
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने वाले संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? यह राजमन्नार समिति ने यह बात कही थी। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 में यह बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। अब यहाँ पर आपात उपबंध जो इमरजेंसी है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। आपातकाल के किसी, देखिए एक सेकंड जरा सा, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने ये बात कही थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राज्यपाल के अनुसार, मतलब सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्षों तक के लिए। अब तक की गई आपात उद्घोषणा को समझिए। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, जो अपना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब आप अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हो। दूसरी बार लगा था दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 में किया गया था। आपात का जो तीसरा उद्घोषणा है, आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को किया गया था। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात जो नेशनल इमरजेंसी है, इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे? अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र को रक्षा करना पड़ेगा राज्य का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकालीन की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति मूल अधिकार जो कि संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त कह रहा है, इसके कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 तो किसी भी हाल में स्थगित होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। संसद द्वारा आपातकाल का जो घोषणा है ना, इसका अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ पर? पंजाब में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही यह बढ़ाई जा सकती है। देखिए, आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपात होता है, 356 में राज्य का आपात होगा और 360 के तहत वित्तीय आपात होता है। ठीक है।
देखिए इसे 352। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण मतलब कानून बना सकती है। भारतीय संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। जब अब तक कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया, ध्यान रखेंगे। अब आइए 356 पे। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद जो 360 है, वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य में करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। अब आते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन पर। वित्त आयोग की संरचना, अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। सदस्य में इसे आप एक बार देख लीजिए। मेन पॉइंट जो है, ये फैक्ट है, वो आगे भी दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ भी। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब रखवाएंगे। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 280 के तहत। वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य और होंगे? तो 4 और सदस्य होंगे, ठीक है। वित्त आयोग के पहले दूसरे का नाम आप सबसे पहले याद कर लीजिए। पहले आयोग के जो मतलब गठन हुआ था ना, अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी, दूसरा के संथानम। यह दोनों पूछा जाता है। पहला आया था 1951 में, 1951, दूसरा आया था 1956 में। और फिर 15वां को आप याद कर लीजिए, 14वां को याद कर लीजिए। 14वां 2013 में आया था, डॉक्टर YV रेड्डी साहब लाए थे। 15वां में मतलब उसके अध्यक्ष रहे थे। 15वां जो 2017 में आया है, NK सिंह इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है? तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करना होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य में वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा यह होता है। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? यह ना वित्त आयोग करता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग की संरचना क्या क्या है, कौन कौन है? NK सिंह अध्यक्ष हैं, शक्तिकांत दास सदस्य, डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी सदस्य, डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य, अरविंद मेहता सचिव हैं और अजय नारायण झा सदस्य। यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना होगा। अब मोस्ट वीवीआई आपका नीति आयोग होता है, इसे समझते हैं। आपको यह अच्छे से पता है कि पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना मंत्रिय परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया था। नीति आयोग कौन सा निकाय है? यहाँ पर आपको गैर संवैधानिक ध्यान रखना है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनकर तैयार हो गया 1 जनवरी 2015 को, और फिलहाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर जो हैं वो अध्यक्ष बने हुए हैं, आपको पता है। और यह चेंज होते रहता है, जो प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री।
गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसमें विशेष आमंत्रित किसे किया जाता है? अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ को प्रधानमंत्री के द्वारा यह नामित होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के ही द्वारा नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष को। सदस्य पूर्णकालीन होते हैं। अंशकालीन सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थान से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालीन जो सदस्य श्रेणी है उसके आधार पर यह होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य और वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा यह नियुक्त होते हैं। सचिवालय में आवश्यकता के अनुसार इसकी स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, इसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद, ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? इसमें ना भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा दिया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है नीति, निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पहले का नाम था योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार के तहत। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। इसका वेबसाइट को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य में समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन है के संथानम का। वरीयता के हिसाब से देख लीजिए आप इन सभी को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर आता है पूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 के कौ में आते हैं उप प्रधानमंत्री, फिर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, फिर आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री। आप यहाँ तक नंबर 6 तक अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक पूछा जाता है। अब निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह न चुनाव आयोग को प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष का आयु, जो पहले कंप्लीट हो जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पहले देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग ही करते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, याद रखेंगे। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद, इस पर निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है? तो वैसे व्यक्ति को जो न्यायालय के द्वारा आपराधिक घोषित किए गए हों। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा आपका विधिक अधिकार होता है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान किया गया? 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां पर द्विदलीय प्रणाली
प्रचलित होता है वहाँ पर। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। किसका? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को जैसा अभी अगर आप देखेंगे तो विपक्ष में कोई नहीं है, मुख्य विपक्षी पार्टी देश की अगर बात करें तो कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बना दिया गया नियम के हिसाब से 1/10 यानी कि 10% सदस्य कोई है ही नहीं किसी के पास। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। अच्छा इसे देखिए, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो यहाँ पर आपको 1889 और 1993 में याद रखना होगा। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को आया था। निर्वाचन प्रक्रिया का जो आरंभ है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया अधिसूचना से ही होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का धारा 14 था इसी के अंतर्गत जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 के तहत चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। 326 में है ना कि लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 के तहत विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति जो है वह दी गई है। 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति से है। 329 के तहत चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात है। 329 के क में प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान जो कि निरस्त किया जा चुका है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अब देख लेते हैं प्रमुख आयोग जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसे भी देख लीजिएगा। कह रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम है यह 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इसमें ना उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं। कहने का मतलब है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम आपने बार बार सुना होगा। यह अधिनियम 1993 के अनुसार कह रहा है ना कि उच्चतम न्यायालय के या तो चीफ जस्टिस होंगे वहाँ के जो हेड जज होंगे, या नहीं तो उनके अलावा सेवानिवृत्त, मतलब जो यहाँ भी दोनों जगह यह ध्यान रखिएगा कि रिटायर्ड जज के बारे में कहा जा रहा है, या तो मेन जज या कोई और जो न्यायाधीश होंगे वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। वर्ष 1926 में ध्यान रखिएगा ली आयोग की अनुशंसा पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान दें, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल टॉपिक में आपने देखा था अभी से। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने किया था? राजमन्नार आयोग ने किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जो आईएएस और आईपीएस होते हैं ना, इनको समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? राजमन्नार आयोग ने किया था। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम रोज मिलियन मैथ्यू, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसे? अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। सदस्य 1 में
उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे। सदस्य सेकंड में उच्च न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। नंबर थर्ड में मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति रहेंगे। फिर पदेन सदस्य में यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय जो बाल अधिकार सुरक्षा आयोग है इसके मुख्य आयुक्त रहते हैं। इसमें भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हुई है। अब इसे समझते हैं। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नाम है पिनाकी चंद्र घोष, इसको भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रंजन गोगोई साहब थे, लोकसभा के अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन थी और एक प्रख्यात न्यायविद जो मुकुल रोहतगी हैं, ये सभी शामिल थे इसमें। अध्यक्ष पूछेगा तो पिनाकी चंद्र घोष बताना था। न्यायविद सदस्य अगर पूछता है जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहांती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी बताएंगे। गैर न्यायिक सदस्य में अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम शामिल थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। ये ना गैर संवैधानिक है, ध्यान रखेंगे। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति है वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की जो स्थापना का सुझाव है ना, ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह दिया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। संचित निधि हो, समेकित निधि हो, दोनों एक ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। किसे? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसे? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर ध्यान रखेंगे। यूपी पीएससी का अगर पूछेगा, राज्य की संचित निधि पर इसका भार रहता है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे राजभाषा यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसे समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहला राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में हुआ था। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो वह संविधान संशोधन था 92वां। संख्या अब हो गया है कितना? 22। किसका? राजभाषा का। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिल, डोगरी, संथाली, बोडो, तेलुगु, संस्कृत, नेपाली, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, ओडिसी, सिंधी, उर्दू और मैथिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 के क में यह है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा पूछे अगर तो आपको संस्कृत बताना होता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है। अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था, कौन कौन से 6 भाषा थे उसे देख लीजिए। तमिल को 2004 में,
संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में दिया गया है। किस चीज़ का? तो शास्त्रीय भाषा है यह सभी। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद देखिए, 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की गठन के बारे में बात की गई है। क्षेत्रीय भाषा में 345 के तहत राज्य की राजभाषा कहिए या फिर राजभाषाएं कहिए। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच में जो संवाद है, इसके लिए राजभाषा 346 अनुच्छेद में है। 347 में है ना कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दी गई है। 349 में है कि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। विशेष विनिर्देश अगर देखें, 350 में शिकायत निवारण करने के लिए प्रयुक्त भाषा की बात की गई है। 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाओं की बात की गई है। 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की बात है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश की बात की गई है। समझिए, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। कह रहा है ना, फिर से इसे एक बार देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1947 में पहली राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकती है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बंगाली। पंचायती राज एवं नगर पालिका, यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जहाँ पे सवाल नहीं पूछा जाता हो, तो ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज की सूची का विषय है राज्य सूची का। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस सूची में, किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 यानी कि 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा इसे भी। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ये ना द्विस्तरीय किए थे। कौन? अशोक मेहता। पंचायत और नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में किया गया था। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था? यह ना भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा किया गया था, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ जो समिति बना था उसे देखिए। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, एक सवाल आप यहाँ से रख लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहाँ पर यहाँ से सवाल नहीं आता है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकर रख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। उसके बाद अशोक मेहता आता है इसके 20 साल के बाद 1977 में। पहले आया था बलवंत, फिर आया था अशोक, याद रखिएगा। जीवीके राव समिति 1985, सिंघवी समिति 86, संथानम 1962,
और सादिक अली आया था 64। देखिए, बलवंत राय और अशोक मेहता 1957-77 याद रखिए। संथानम आया था 62 में, सादिक अली इसके बाद आया 64 में, राव समिति आया 85 में और सिंघवी समिति आया 1986 में। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को करारोपण की शक्ति दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में इसका काम होता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों के बीच विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत में क्या है? आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, देखिए 11वीं अनुसूची में ना, इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 आपको 6 इसके लिए याद रखना होगा, यानी कि जी याद रखना होगा। 12वीं जो अनुसूची है ना, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति का उत्तरदायित्व बताया गया है। इसमें 18 विषय हैं और इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया था। 243 के ब में इसे रखा गया है। ध्यान दें, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। बताइए, बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अलग अलग राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कैसी कहाँ है, देखिए। एक स्तरीय अगर आप देखना चाहें, एक स्तरीय तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में है। 2 स्तरीय कहाँ है? असम, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा। 3 स्तरीय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और 4 स्तरीय है पश्चिम बंगाल में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद काम करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधान मंडल को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या एक स्थान की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य था? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना था। भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? केरल सही जवाब है। अनुसूचित जनजाति से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 243 के आई के तहत यह आता है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप मनरेगा कहते हो, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका होता है? यह होता है ग्राम पंचायत का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज से समिति, जो संबंधित समिति है, संवैधानिकरण जब कर दिया गया था उसके बाद के बारे में कह रहा है। यहाँ पे देखिए, अध्यक्ष ललित माथुर रहे थे, 2001 में आया था। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए आया था यह। इसे एक बार आप चाहिए तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं संविधान संशोधन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी सवाल प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता ही है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। देखिए, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध में अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5, 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। 105 का जो 3 है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। 120 का 2 संसद के द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 का 1 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 का कहना था कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति है। 169 का 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था करता है। 169 का 1 अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करना होता है। मोस्ट ट्रिवियाई है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बना। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए दिया गया है। मतलब 86वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय संविधान का 79 नंबर का जो संशोधन है, यानी कि 79वां जो संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से यह संबंधित है। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सबसे पहले संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य का 15% तक सीमित होगा? 91वां संविधान संशोधन आपको ध्यान होगा, बताया भी गया था पहले।
विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाला विषय। अनुच्छेद 54 आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विकास। 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 में जो अध्याय 4 है इसमें संघ की न्यायपालिका। भाग 6 का अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 का अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की किसी सूची यानी कि संघ सूची हो, राज्य हो या संवर्ती सूची हो, इसमें संशोधन किया जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में है। स्वयं अगर अनुच्छेद देखना चाहें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है अपना मिसलेनियस टॉपिक यानी कि विविध। अभी तक आपने इंडियन पॉलिटी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया गया है, आपने उन सारे टॉपिक को देख लिया। ठीक है, अगर आप देखना चाहें पेज नंबर तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 44-43 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए पेज नंबर 2 या 3 से स्टार्ट हो करके 43 नंबर 44 नंबर तक पेज में सारे टॉपिक को लिया गया था। उसके बाद आ जाता है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे देखिए। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत कम काम है यहाँ पर। जहाँ लगे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो वहाँ तो आप ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ का स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश में सबसे पहले आप ऐसे याद रखिए, हीरालाल जेकानिया सबसे पहले और पतंजलि शास्त्री दूसरे थे। ठीक है, इसे आप एक बार देखिए अच्छे से। राज्य के लिए जो विशेष प्रावधान है ना, वहाँ से क्या क्या संबंधित अनुच्छेद है समझिए। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। किसमें? 371 में। 371 के ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। 371 के बी में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 के सी में मणिपुर के लिए विशेष मतलब प्रावधान है। 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। 371 के ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है। 371 का जो एफ है, एफ में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 का जो जी है, इसमें मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 का जो एच है, इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए एक विशेष प्रावधान की बात की गई है। 371 के आई में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। और 371 का जो जे है, जे इसमें कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र को देखिए। असम राज्य की बात करें तो यहाँ पर दीमा हसाओ जिला है, पहले का नाम उत्तरी कछार जिला पड़ता था, ये जनजातीय क्षेत्र है। कार्बी आंगलांग जिला है। इसके अलावा बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला है। ये कहाँ पर? तो ये असम में है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से अगर सवाल आपको दिखे उसे अच्छे से रट्टा मार लीजिए। ठीक है, हर एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा सवाल दिया जाता है और 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, सातों जो राज्य हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन वहाँ से होता है काफ़ी ज़्यादा। तो और किसी सवाल पे पकड़ बनाए या ना बनाए, नॉर्थ ईस्ट से सवाल दिखे तो उसको अच्छे से आप रट लीजिए। मेघालय में खासी पहाड़ी जिला है, जयंतिया पहाड़ी है और गारो पहाड़ी है। मेघालय के बारे में आपको एक बात जो इंटरेस्टिंग है पता होना चाहिए, हो सकता है पता भी हो। मेघालय के अलावा अगर आप भारत के किसी भी एरिया में जाएंगे तो आप जब भी कभी कहीं पे शादी वगैरह होता है तो लड़का प्लस जो लड़की होती है, ठीक है, बॉय प्लस जो गर्ल होते हैं, जब शादी होता है तो हम लोग की तरफ इस साइड क्या होता है, लड़का ससुराल जाता है, अपनी वाइफ को लेके आता है, अपने घर में रखता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यानी कि मेघालय में स्पेशली क्या होता है, वहाँ पे लड़का जो होता है, जो बॉय होता है, वो लड़की के घर में चला जाता है, गर्ल के यहाँ जाता है और वहाँ पर रहता है। जैसे दामाद कहते हो, दामाद अपने ससुराल में बस जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिनों के लिए, हमेशा हम लोग यहाँ पे देखते आए हैं लड़की जाती है ससुराल और वहाँ पे लड़का जाता है ससुराल हमेशा के लिए।
यहाँ पर ध्यान दें, राष्ट्राध्यक्ष कहिए या फिर शासनाध्यक्ष कहिए, इसका निवास स्थल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर छोटा स्क्रीन लग रहा होगा तो मोबाइल को आप रोटेट कर लीजिएगा। देखिए, क्रेमलिन है, ये राष्ट्रपति का, रूस का जो राष्ट्रपति है उसका भवन होता है। कौन सा? क्रेमलिन। कहाँ पर है? मॉस्को में है। राष्ट्रपति देखिए 24 सक्सेस ड्राइव पूछेगा, प्रधानमंत्री कनाडा के यहाँ रहते हैं, ओटावा में है यह। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? भारत में है, नई दिल्ली में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। क्रिवेरिनल पैलेस जो है इटली के राष्ट्रपति का ये भवन है, मतलब उस नाम से जानते हैं। लॉस पिनोस मैक्सिको के राष्ट्रपति का है। अरास एन वास्तारेन आयरलैंड के राष्ट्रपति का बिल्डिंग का नाम है। पिलोसियो डिला मोनक्लो जो है स्पेन के प्रधानमंत्री का आवास है। बकिंगम पैलेस में आपको पता है ब्रिटेन की महारानी रहा करती हैं। फेडरल चांसलर जो है जर्मनी के चांसलर रहते हैं, भवन का नाम है, ठीक है। मर्डेका प्लेस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहते हैं। एवान ए सदर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं। नारायण हिती में नेपाल के नरेश रहते हैं, राजा जो होते हैं। पैलोसियो डिविलम में पुर्तगाल के राष्ट्रपति। द लॉज में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। चैट्यू डी लाचेन में बेल्जियम के नरेश। ब्लू हाउस में राष्ट्रपति रहते हैं दक्षिण कोरिया के। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति रहते हैं अमेरिका के। और एल्सी पैलेस में राष्ट्रपति रहते हैं कहाँ के? ये रहते हैं फ्रांस के। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियामक निकाय जो है, रेगुलेटरी बॉडीज़, इसे आप याद करिए मतलब याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपने ज़रूर प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो एडा जिसे कहते हो, 1999 में स्थापना हुई थी, बीमा कंपनी है यह। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है 1992 में बना था, शेयर बाजार। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्थापना 2003 में होता है, व्यापार प्रबंधन के लिए। भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण जिसे आप ट्राई कहते हैं 1997 में दूरसंचार के लिए बना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है 2006 में बनता है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग पूछे 2003 में विद्युत के लिए यह बनकर तैयार हुआ था, विभाग है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड आप याद रखिएगा 1983 में आया था, परमाणु ऊर्जा के लिए। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में आया, पेंशन के लिए। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी आया था 2016 में, आवास के लिए। प्रसार भारती की शुरुआत 1997 में हुआ है, रेडियो एवं दूरसंचार से संबंधित है। देखिए, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल हैं, स्थापना किसका किसका कब हुआ था, इसे आप याद करिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का 1962 में हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में शिलोंग में हुई थी, सबसे पुराना यही है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा करना है। CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में होती है, नई दिल्ली में, आंतरिक सुरक्षा के लिए। त्वरित कार्यवाही बल जो है 1992 में आया था, नई दिल्ली में, सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण के लिए है। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना है। BSF 1965 में आता है, नई दिल्ली मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करेगा यह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे आप CISF कहते हो, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। PSUs की सुरक्षा मतलब जो प्राइवेट कंपनी कहिए, फैक्ट्री कहिए या और भी बहुत कुछ होता है उसमें CISF रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे आप NSG कहते हो, 1984 में आया, देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करने के लिए। होम गार्ड्स 1946 में आया था, नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए यह आया था। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1957 में नई दिल्ली में बना, रेल यात्री, रेल परिसंपत्ति और रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए आया था। विशेष सुरक्षा बल है, 1957 में नई दिल्ली में आया था, इसे देखा। विशेष सुरक्षा समूह पूछेगा, SPG 1988 में बना, नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री या कहिए पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा करने के लिए आया था। मरीन कमांडो फोर्स 1987 में आता है,
नौसैनिक बल के लिए। प्रमुख देश के नागरिक सम्मान समझिए। अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का जो है उसे कहते हैं जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का जो है द लीजियन डी ऑनर है। कनाडा का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। आयोग और मुख्यालय को देखिए, समझिए। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गठन वर्ष को देखिए फटाफट। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की जो है 2010 में गठन हुई है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी पूछे 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, जैसे आप नालसा कहते हो, 1995 में। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण आया, स्थापना वर्ष इसका नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004। अनुसूचित जनजाति आयोग आया 2004, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति पूछे 2004 में बता दीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण पूछा जाता है आपसे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसको इतना ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा पूछे 1995 में। इसके अलावे राष्ट्रीय न्याय अकादमी पूछता है 1993 में और राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण पूछेगा वर्ष 2010 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, जो आगे है 2015 में आया है नीति आयोग, जानते ही आप। 1951 में आया था वित्त आयोग। 1993 में आया था मानवाधिकार आयोग। 1992 में आया था राष्ट्रीय महिला आयोग। 2007 में आया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। अब यहाँ पर आप राष्ट्रीय न्याय, एक लाइन में फटाफट सारी चीज़ों को देख लीजिए। राष्ट्रीय न्याय अधिकरण नई दिल्ली में मुख्यालय है, 2010 में गठन हुआ, अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल में मुख्यालय है, 1993 में आया और यह वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली में 1995 में आया, संस्थागत है यह। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में आया, न्यायिक है यह। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में 2004 में गठन होता है, संवैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति भी नई दिल्ली में 2004 में इसका सेम संवैधानिक निकाय यह भी है। नीति आयोग आप जानते हो 2015 गैर संवैधानिक निकाय है, यह योजना आयोग की जगह पर आया है। वित्त आयोग नई दिल्ली में 1951 में अर्ध न्यायिक या फिर संवैधानिक निकाय कहिए है। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय 1993 में आया, अनुसंस्थात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में आया, 1992 में इसकी स्थापना हुई, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में 2007 में स्थापना, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आपसे पूछा जाता है, 1993 में, वैधानिक निकाय है। चलिए अब थोड़ा सा स्लो आराम से बोला जा रहा है, याद करने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय, 1993 में इसका गठन होता है। गठन जब हुआ था तब वैधानिक निकाय था, अब यह संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय है, 2005 में आया, वैधानिक निकाय है यह। परिसीमन आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में 4 बार गठन हुआ है, स्वायत्त निकाय है यह। विधि आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका, गैर वैधानिक परामर्शी निकाय होता है। अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली में आया 1990 में, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में आता है, मतलब स्थापना होता है, मुख्यालय है 1950 में बना और यह संवैधानिक निकाय है। देखिए, भारत में ना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा बना है। समझिए इसे, आराम आराम से बताया जा रहा है, याद करने की कोशिश करते चलिएगा। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में आया। भारतीय दंड संहिता 1860 में, इसी में भी बदलाव की बात करी जा रही है। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था, ठीक है।
लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया, जांच आयोग अधिनियम 1992 में आया, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के जांच के लिए यह आया था। अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली आया 1968 में, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार जो है यह आया नियमावली 1964 में, रेल सेवाएं नियमावली आया था 1966 में। याद करिए, केंद्रीय सिविल सेवाएं 64, रेल सेवा 66, अखिल भारतीय 1968 में, मंत्रालय कहिए या फिर विभाग कहिए, इससे संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन है यह। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे आप सीबीआई कहते हो 1963 में आया। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में आया था। अगर राज्य सतर्कता आयोग पूछे 1964 में यह भी आया था। राज्य में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, अच्छा यहाँ पे ऐसे समझिए, ये सभी जो है ना यहाँ पे मतलब ये एक कहिए कि पब्लिक का जो शिकायत वगैरह होता है उसकी जांच के लिए है। राज्य सतर्कता आयोग, राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, केंद्र में लोकपाल, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय, संसद एवं इसकी समिति, केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल यानी कि खेतों की संचिकाएं कार्यक्रम, ये सभी आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर देखने में हो, होना तो नहीं चाहिए, अगर हो रहा होगा तो आप मैनेज करिएगा। उत्तर प्रदेश में 31 है, यहाँ पर समझ गए क्या है, सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले 5 राज्य आपसे पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में सीरियल वाइज दे देगा, मतलब ये 5 नाम रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा अवरोही क्रम में है यह बताइए। तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीट है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र 19 है, पश्चिम बंगाल 16 है, बिहार में 16 है। चलिए अब एक लाइन से देख लीजिए अच्छे से। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल और बिहार में है 16। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश में है 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में है 40, तमिलनाडु में है 39। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है 403, पश्चिम बंगाल में है 294, महाराष्ट्र में है 288, बिहार में है 243, तमिलनाडु में है 234। समान सीट वाली विधानसभा जहां पर इक्वल सीट है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90-90 सीट है विधानसभा के लिए। 60 सीट कहाँ कहाँ, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है। गोवा में कितना है, तो गोवा में है और मिजोरम में है कितना, 40। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिसमें 24 सीट पाकिस्तान के अधिक यानी पीओके के लिए रखा गया है, ठीक है, और 90 सीट पर निर्वाचन होता है। परिसीमन के बाद का भी नया डेटा तैयार होगा, उसे देखेंगे। अब यहाँ पर आइए, अलग अलग विधान परिषद की सदस्य संख्या को देखते हैं। विधान परिषद, ध्यान दें, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार और कर्नाटक में है 75, आंध्र प्रदेश में है 58, तेलंगाना में है 43। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है बनेज, जो कि जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान में है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है उन्नाव, उत्तर प्रदेश का। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछेगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, क्षेत्रफल एरिया के बारे में कह रहा है, लद्दाख हो जाएगा। 3029 किलोमीटर का एरिया है लद्दाख में। अब तक 3 बार संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ था।
कब कब हुआ था, तो यहाँ देखिए इन तीनों को पहले आप अच्छे से देखिए समझिए। प्रथम बैठक है ना दहेज प्रतिबंध पे आया था विधेयक 1959 में, प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। दूसरा वाला हुआ था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, मोरारजी देसाई थे। आतंक निवारण अध्यादेश जिसे आप पोटा कहते हो 2002 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री इसके रहे थे उस वक्त। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा के सचिव अयंगर साहब। संविधान सभा मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा थे। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य थे। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा से संबंधित तथ्य थे। पे कमीशन है, चाहे तो इसे आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था में प्रथम में कौन क्या थे इसे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाला पॉइंट, फटाफट देखिए। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया बताएंगे। पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक वी.एस. रमादेवी। पहली लोकसभा जो महिला लोकसभा सचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017 को, ध्यान रखिएगा, बनी थी। पहली महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017 को बनी। पहली कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक जनरल सर राय बूचर साहब थे। पहले नेता विपक्ष के राम सुभाष सिंह थे। पहले महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज। पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। पहली महिला वकील यानी कि अधिवक्ता कार्नेलिया सोरावजी बताएंगे। पहली महिला जो जिला जज थी अन्ना चांडी। पहली महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चांडी बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना? केरल में 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित पहली भाषा असमिया थी। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता वाई.वी. चौहान कांग्रेस के थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, 24 जनवरी 1966 को बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, 25 जुलाई 2007 को यह बनी थी। प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब थे। पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। पहले भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारे थे। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री सन्मुखम चेट्टी थे। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली जो महिला मुख्यमंत्री है ना, देखिए, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी 1963 में बनी थी उत्तर प्रदेश में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत का पहला संविधान संशोधन होता है वर्ष 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी थे। देखिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख ही लीजिएगा। समझिएगा, यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
मैक्सिमम 65 वर्ष, जो पहले कंप्लीट हो जाए फिर वो रिटायर हो जाते हैं। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बस एक यहाँ पर देखिए नंबर 6 में राज्य लोक सेवा आयोग का जो नियुक्ति है ये करते हैं राज्यपाल, ठीक है, समझिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पूरा हो जाए राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं किया जाता है, और राष्ट्रपति 148 के 2 के तहत करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष के लिए बनते हैं, मैक्सिमम 65, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। चुनाव आयुक्त 6 वर्षों के लिए या फिर 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग सेम 6 वर्ष या 65 वर्ष। संयुक्त लोक सेवा, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग पूछेगा, संयुक्त 6 वर्ष और यहाँ पर 62 वर्ष मैक्सिमम। राज्य लोक सेवा आयोग 6 वर्ष 62 वर्ष मैक्सिमम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं 65 वर्ष के लिए, और उच्च न्यायालय का अगर पूछेगा हाई कोर्ट का तो 62 वर्ष के लिए। आपने हाई कोर्ट टॉपिक में देख भी लिया था, राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन पॉलिटी हो जाता है ख़त्म, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको 3 क्लास में इंडियन पॉलिटी बताया गया। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बंडवाल सर का है, पूरा एनसीईआरटी का जो पॉलिटी दिया हुआ था टोटल बता दिया गया। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीच में स्टार्टिंग में या जहाँ तहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा जाता है तो आप लोग इस बात को समझें। लाइक वगैरह आप खुद से कर दिया करें, है ना। बार बार कहना, बीच में कहना वो अच्छा लगता भी नहीं है और आप लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। क्लास के टाइम में बस क्लास की बात होनी चाहिए। कभी कभी कहा जाता है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे भूगोल दिख रहा है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। जो भी है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपके थंबनेल पे भी कहिए क्लास शो कर रहा है तो आप लोग यहाँ से भी क्लास को देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।